चलिए, सबसे पहले जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इश्यू एंड रिडम्पशन की एंट्रीज। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स में आएगा। और 6 मार्क्स में बेसिकली हमको 3 एंट्री बनानी होगी। मैंने वो तीसरी एंट्री भी इंक्लूड की है। देखो, सबसे पहला केस 1। यहाँ पे दिया है कि 10,000 डिवेंचर्स हैं। कितने डिवेंचर्स हैं? 10,000 डिवेंचर्स हैं। 100 रुपीज का एक है। मैंने इश्यू किया है एट पार पे। अगर क्वेश्चन में लिखा है रिडम्पशन एट पार, तो हमेशा याद रखना रिडम्पशन एट पार का कभी कोई यूज नहीं होता। तो जिसको भी मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी इसका क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई 100। 10,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 10 लाख के डिबेंचर बेचे। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे जो पैसा मिला होता है वो हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? डिबेंचर अकाउंट में। तो यहाँ पर हमने डिबेंचर एट पार पर बेचे थे, यानी 100 वाला डिबेंचर 100 पे बेचा था। और अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन एट पार लिखा है तो उस लाइन का कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसमें लिखा है रुपीज। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ लिखा था 10,000, यहाँ पे लिखा है रुपीज 1 लाख। अगर रुपीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये पहले से रुपीज में। हमने 1 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे। रिडम्पशन एट पार लिखा है। अगर कभी भी तुम ये पढ़ो कि रिडम्पशन एट पार है तो इस लाइन का कोई यूज नहीं होगा। हमने 1 लाख के डिबेंचर बेचे हैं 10% डिस्काउंट पर, यानी 10,000 रुपये कम प्राइस पर बेचे हैं। तो मुझे पैसे कितने मिले? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90,000। फिर अगली एंट्री में हमने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने पैसे लिख दिए? 90,000। मुझे डिस्काउंट का कितना लॉस हो गया? 10,000 रुपये का। लॉसेस को हमेशा क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। तो 9% डिबेंचर कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख की चीज 90,000 में बेची, 10,000 का लॉस हो गया। अब क्या हो रहा है इस बार के एग्जाम में? हमें टीचर ये भी कह रहा है कि आपको डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री भी बना के दिखाओ। तो मैंने वो एंट्री यहाँ इंक्लूड कर लिया। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा डिस्काउंट का लॉस है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर करें। कहाँ से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर ये नहीं दिया है तो फिर हम लॉस को कहाँ से रिकवर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो हमने एंट्री बनाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट यहाँ पे मेरा डेबिट हुआ था, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया और इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। थर्ड केस पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 5,000 डिबेंचर इशू किए। यहाँ पे 5,000 डिबेंचर है, लेकिन यहाँ पे डिबेंचर के आगे रुपीज नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मैं 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने 5 लाख रुपए के डिबेंचर बेचे हैं 10% प्रीमियम पे। क्वेश्चन में लिखा है रिडम्पशन एट पार। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है रिडम्पशन एट पार तो इस लाइन का कोई यूज नहीं होता है। मैंने 5 लाख के डिबेंचर 10% एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचे। तो 5 लाख पर 10% यानी 50,000 एक्स्ट्रा मिले। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितने रुपए? 5,50,000 रुपए। फिर मैंने दिखाया कि डिबेंचर कितने थे? 5,50,000 डिबेंचर थे। 5 लाख रुपए के कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले? एक्स्ट्रा मिले हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए? 50,000 रुपीज। तो अगर आप डिस्काउंट पे बेचोगे तो डिस्काउंट को डेबिट करके दिखाइएगा, और प्रीमियम पर बेचोगे तो प्रीमियम को क्रेडिट करिएगा। ठीक है, ये 3 केसेस हो गए। इन तीनों में खास बात यह थी कि पहले वाला हमने एट पार पे बेचा, दूसरा हमने डिस्काउंट पर बेचा, तीसरा हमने प्रीमियम पर बेचा। और रिडम्पशन एट पार अगर कभी भी लिखा हो तो इस लाइन का यूज नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इधर की तरफ चलते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा है कि हमने 5,000 डिबेंचर बेचे हैं, 100 रुपीज का एक है, एट पार पे बेचे। यानी 5,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितने हो गए? 5 लाख के डिबेंचर बेचे। एट पार का मतलब होता है सेम प्राइस पर बेच दिए। रिडम्पशन एट प्रीमियम लिखा है तो इसका मतलब है कि जब हम पैसे वापस करेंगे तो हम पब्लिक को 5% पैसा एक्स्ट्रा वापस करेंगे। अब ये जो बात है ये हमें इशू के टाइम पर ही पता है कि जब मैं 5 साल बाद या 4 साल बाद या 3 साल बाद जब कंपनी डिबेंचर का पैसा लौटाएगी तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा देगी। अब ये लॉस के बारे में हमें पहले ही पता चल गया कि अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा तो ये मेरा लॉस है, तो उस लॉस को मैं अभी से ही डेबिट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने पहली एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। मुझे डिबेंचर पे पैसे कितने मिले? 5 लाख रुपए, और मैंने उसको किस में ट्रांसफर कर दिया? डिबेंचर्स में। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। डन। अब जब भी मेरे को ये लिखा हुआ आएगा कि मुझे पेमेंट करनी है एक्स्ट्रा प्राइस पर,
तो मैं अलग से क्या करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करूंगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करूंगा, क्रेडिट। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, अब ये 5% मैंने किसका निकाला है, 5 लाख का। 5 लाख का 5% कितना होता है, 25,000। ये पैसे मैं एक्स्ट्रा दूंगा तो ये मेरा लॉस है, मैंने लॉस को डेबिट कर दिया। और जो पैसा मुझे देना है अभी वो मेरी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। अब ये जो मुझे लॉस हुआ है, इस लॉस को मेरी पहली प्रायोरिटी तो रहेगी कि मैं इसे कहाँ से रिकवर करूं, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अगर क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिया हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 10,000 रुपये का बैलेंस दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में 10,000 मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर करूंगा और बचा हुआ लॉस कहाँ से रिकवर करूंगा, P&L से। ये मैं आपको अपनी साइड से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो भी लॉस हुआ है उसे कहाँ से रिकवर करें, सिक्योरिटी प्रीमियम से। और देन अगर कोई लॉस बचेगा तो उसे किससे रिकवर करेंगे, P&L से। बट इस क्वेश्चन में हमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो दिया नहीं है, तो मैं सारा लॉस कहाँ से राइट ऑफ कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 5 और 6 है। जितनी भी केस स्टडी इस बार CBSE बोर्ड के सैंपल पेपर में, या मैंने और जितने सैंपल पेपर्स में देखी है, वो सारे क्वेश्चन नंबर और 5 और 6 पर बेस्ड है। ठीक है, समझना। 5,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 10% डिस्काउंट पे बेचे हैं, रिडम्पशन एट प्रीमियम। पहले 5,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 5 लाख हो गया। 5 लाख की चीज मैंने 10% डिस्काउंट पे बेची, 5 लाख का 10% 50,000 का डिस्काउंट हो गया, तो मुझे पैसा कितना मिला पब्लिक से, 4,50,000। तो पहली एंट्री मैंने बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4,50,000। अब मैंने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट किया 4,50,000 से। कितने रुपए का मुझे लॉस हो गया है, मैंने 5 लाख के डिवेंचर बेचे और मुझे लॉस कितना हो गया, 50,000 रुपए का मुझे लॉस हो गया। लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। क्वेश्चन में लिखा है जब हम रिडम्पशन करेंगे तो हम 5% प्रीमियम पे करेंगे, तो 5 लाख का 5% यानी मुझे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो ये भी मेरा लॉस है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीमियम और रिडम्पशन लिख दिया। आप चाहो तो ये जो 50,000 का डिस्काउंट का लॉस है और ये जो लॉस ऑन इश्यू है, इसे एक ही नाम से लिख दो, यानी यहाँ पे दोनों को आप कंबाइन करके भी एक एंट्री बना सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 75,000। मैं इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो लास्ट में आके पढ़ते हैं, सीरियस ही लास्ट में होते हैं, तो उनको भी बेसिक पॉइंट समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा है। अब ये जो डिस्काउंट और ये लॉस ऑन इश्यू, ये दोनों मेरे लॉसेस हैं। इन लॉसेस को मुझे सबसे पहले कहाँ से रिकवर करना है, सबसे पहले तो मैं रिकवर करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो तो पहले वो लिखो, उसमें से जो भी लॉस कम रह जाएगा वो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिकवर करेंगे। बट हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया नहीं है, तो मैंने सारे लॉस को कहाँ से रिकवर किया, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 6 नंबर पे। यहाँ पे लिखा है कि 5 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हैं जो कि मैंने 10% प्रीमियम पर इशू किए, यानी जब मैंने 5 लाख रुपए के डिवेंचर बेचे, तो रुपीज लिखा है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी रुपीज में। 5 लाख के डिवेंचर 10% प्राइस पर बेचे, तो यानी कि 5 लाख प्लस 50,000 मुझे एक्स्ट्रा मिला। तो यहाँ पे पब्लिक से मुझे कितना पैसा मिला है, 5,50,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है। अब ये जो 5,50,000 रुपये मुझे मिला है, यहाँ पे मैंने लिख शो किया 5,50,000, जबकि डिवेंचर कितने थे, केवल 5 लाख के। कितने पैसे मुझे एक्स्ट्रा मिले, 50,000 रुपये। मुझे लॉस कितना हुआ है, जब मैं पेमेंट करूंगा तो 5% प्रीमियम पे करूंगा, 5 लाख का 5% 25,000। तो यहाँ पे मैंने लॉस को कितना डेबिट कर दिया है, 25,000 से डेबिट कर दिया है। अब ये लॉस को मैं सबसे पहले कहाँ से रिकवर करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 50,000 रुपये का, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 50,000 रखा है, तो मैं इस लॉस को कहाँ से रिकवर कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम से। समझ गए। ये वाला जो पॉइंट मैंने अब हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये जो लॉस मैंने रिकवर किया सिक्योरिटी प्रीमियम से, इस बार के टीचर्स ने जो सैंपल पेपर है उसमें ये वाला ही केस स्टडी में डाला है, ताकि स्टूडेंट को ये भी पता रहे कि हमने प्रीमियम पर बेचे हैं और ये लॉस हुआ है, तो लॉस को हमने कहाँ से रिकवर कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 स्टेप्स हैं। पहला, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, कोई यूज नहीं। इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, कोई यूज नहीं। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, कोई यूज नहीं। और यहाँ पे था इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो दो लाइन अलग से जोड़नी है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है और डिस्काउंट भी है, तो दोनों लॉसेस को डेबिट कर दिया। लास्ट वाले में मैंने क्या किया,
यहाँ पर हमने प्रीमियम पर इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, और बाद में जो भी मुझे लॉस हुआ है वो मैंने डेबिट कर दिया। लॉस को कहाँ से रिकवर किया? सिक्योरिटी प्रीमियम से। डन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो मैंने तुम्हें रिकॉल कराया है। सेकंड टॉपिक जो कि इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इशू अदर देन कैश। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने जब कोई एसेट्स खरीदी है तो बदले में हमने डिबेंचर इशू किए। बदले में आप इक्विटी शेयर भी दे सकते हो, बदले में आप प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे इक्विटी शेयर लिखा हुआ आएगा तो क्वेश्चन कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, जहाँ पे डिबेंचर क्रेडिट करते थे वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना, वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देना। तो आओ जल्दी से मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ। जितना जल्दी मैं तुमको ये टॉपिक पढ़ा दूंगा उतना टाइम मेरे पास बच जाएगा तुम्हें केस स्टडी कराने के लिए, ठीक है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑलवेज पॉजिटिव सोचो लिमिटेड एक कंपनी है, ये एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने 20,50,000 की क्या खरीदी है? एसेट्स। जब भी हम किसी की एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट। लो, मैंने एसेट्स को डेबिट कर दिया। साथ में हमने सामने वाली पार्टी की लाइबिलिटीज भी खरीदी है, तो मैंने यहाँ पे लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया। एसेट्स भी खरीद ली, लाइबिलिटी भी खरीद ली। यहाँ पे लिखा है किस कंपनी से खरीदी है? गुड रिजल्ट कंपनी से खरीदी है। तो यहाँ पे क्या है, हम गुड रिजल्ट कंपनी है, तो ये हमारा वेंडर हो गया, तो यहाँ पे हम वेंडर का नाम क्या लिख देंगे? गुड रिजल्ट लिमिटेड, ये मेरा वेंडर का नाम है। डन। अगर नाम ना दिया हो तो आप वेंडर शब्द लिख सकते हो। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है ये सब कुछ मैंने कितने का खरीदा है? सामने वाले से 20 लाख का, तो मुझे परचेज कंसिडरेशन प्राइस दिया हुआ है 20 लाख रुपए का। डन। तो 20,50,000 की एसेट्स खरीदी, उसमें 1,50,000 की लाइबिलिटी थी। ये सब कुछ कितने का खरीदा? 20 लाख का। अब चेक करो क्या डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर है? डेबिट में है 20,50,000 जबकि क्रेडिट में है 21,50,000। तो अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस को आप क्या करोगे? ऊपर गुडविल के नाम से मेंशन कर दोगे। और बाई चांस ऐसे हो जाता कि ऊपर होता 22,50,000, नीचे होता 21,50,000, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज का कैपिटल रिजर्व लिख देता, बट अभी है नहीं इसलिए मैं समझा रहा हूँ बस आपको। तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो ऊपर क्या लिखेंगे? गुडविल। अब क्वेश्चन में आगे मेंशन है कि कंपनी ने पेमेंट कैसे किया है। यहाँ पे लिखा है कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का तो चेक दे दिया। अभी हमें 20 लाख पार्टी को पेमेंट देना है। 20 लाख का पेमेंट देना है, उसमें से 20 लाख में से हमने उसे 1 लाख का चेक दे दिया और 1 लाख का बीपी दे दिया। बीपी की जगह, बिल्स पे बिल की जगह एक्सेप्टेंस भी लिखा हुआ आ सकता है। उसके आगे ये भी लिखा आ सकता है एक्सेप्टेंस 3 महीने का है, एक्सेप्टेंस 4 महीने का है। इस तरह का भी कोई पॉइंट लिखा हुआ आ सकता है, बट उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझे? कि अगर ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए। डन। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सामने वाली पार्टी को 2 लाख का पेमेंट किया। 1 लाख का पेमेंट किससे किया? 1 लाख का हमने उसे चेक दे दिया। फिर 1 लाख का हमने उसे एक बिल्स पे बिल इशू कर दिया। तो सामने वाले को 20 लाख में से हमने कितना पेमेंट दे दिया है? सर हमने 2 लाख का पेमेंट दे दिया है। अब ये बताओ, अगर मैंने 20 लाख में से 2 लाख का पेमेंट दे दिया है तो बैलेंस कितना बचेगा? 18 लाख। अब यहाँ पे मुझे 18 लाख का पेमेंट देना है सामने वाली पार्टी को। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जो बचा हुआ पेमेंट है उसके लिए हम कंपनी 12% वाले डिबेंचर इशू कर रही है जो कि 100 रुपीज का एक है। तीन सिचुएशन दिए, अगर हमने डिबेंचर एट पार पर इशू किया है तो क्या एंट्री बनाएंगे? देखो, मुझे सामने वाली पार्टी को कितनी पेमेंट देनी है? 18 लाख। मैं बदले में एक डिबेंचर कितने रुपए का दे रहा हूँ? 100 रुपए का। तो पहले मैं रफ में डिवाइड करूंगा और टीचर को ये दिखाऊंगा कि मैंने कितने डिबेंचर इशू किए हैं। सर 18,000 डिबेंचर इशू किए। तो मुझे 18 लाख की पेमेंट देनी है टू 9% डिबेंचर में कितने दे रहा हूँ? 18,000 मल्टीप्लाई 100, तो मैंने उसे बदले में 18 लाख रुपए की क्या दे दिए? डिबेंचर। दूसरे सिचुएशन में लिखा हुआ है कि हमने उसे डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पर इशू किए। किस पर इशू किए हैं? डिस्काउंट पर। तो मुझे 18 लाख का पेमेंट देना है सामने वाली पार्टी को। मैं उसे एक डिबेंचर 100 वाला है लेकिन मैं उसे 10 रुपीज कम प्राइस पे दे रहा हूँ, तो कितने का दे रहा हूँ? 90 का। तो बदले में मुझे उसे कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 20,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने डिबेंचर कितना क्रेडिट किया? 20,000 मल्टीप्लाई 100। मैंने उसे 20 लाख के डिबेंचर दे दिए, तो बताओ मुझे लॉस कितना हुआ? 20,000 मल्टीप्लाई 10 रुपए। ये मेरा क्या हो गया? डिस्काउंट का लॉस हो गया। 20,000 मल्टीप्लाई मैंने क्या लिखा है? 10 रुपए। ये मेरा लॉस हो गया और लॉस को मैंने क्या किया है? डिबेंचर। वेंडर के आगे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वेंडर के आगे हमेशा, जैसे 20 लाख में से हमने 2 लाख दे दिए, तो वेंडर के आगे हमेशा 18 लाख ही रहेगा। इसमें गलती नहीं होगी, वेंडर की वैल्यू को चेंज करते हैं स्टूडेंट और यहीं पे सारा मार्क्स जो है उनका चला जाता है।
तीसरे सिचुएशन में लिखा है कि हमने वेंडर को जो डिबेंचर है वो प्रीमियम पर दिए। किस पर दिए? प्रीमियम पर दिए। तो यहाँ पर मेरे को कितना पेमेंट देना है? 18 लाख का। मैं सामने वाले को एक डिबेंचर कितने का दे रहा हूँ? 120 का। तो 18 लाख को डिवाइड करेंगे 120 से, तो मुझे बदले में कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? मुझे 15,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। कभी भी अगर हम कम क्वांटिटी के डिबेंचर इशू करते हैं तो डिफरेंस को क्या मानते हैं? प्रीमियम। अगर आप ज्यादा डिबेंचर इशू करोगे तो बीच का डिफरेंस डिस्काउंट होगा, बट अगर कम क्वांटिटी के डिबेंचर इशू करोगे तो बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 15,000 इंटू 100 यानी 15 लाख के डिबेंचर दे दिए। 15,000 मल्टीप्लाई 20 यानी कि ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के बोर्ड एग्जाम में है इशू अदर देन कैश। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस बार के एग्जाम के लिए वो है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कुछ केस स्टडीज मैंने ऐसी भी देखी जिसमें ये टॉपिक भी दिया था। मैंने इसमें कुछ हल्का सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मैंने एक दो सैंपल पेपर पढ़े और उसमें मुझे ये पॉइंट दिखा, तो मैंने सोचा कि एग्जाम से पहले हो सकता है कि ये पॉइंट एग्जामिनर पूछ ना ले, तो मैं आपको रिवाइज करा दूं। चलो जरा देखो, मैंने यहाँ डेट भी इंक्लूड की है। 1 जुलाई को 2015 में एक्स लिमिटेड ने 14% वाले डिवेंचर इशू किए। 14% डिवेंचर है, 100 रुपीज का एक है। तो सॉरी, 14% 10,000 डिवेंचर है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है सर? 10,000 मल्टीप्लाई 100 होता है 10 लाख रुपीज। 10 लाख के डिबेंचर मैंने कितने डिस्काउंट पर इशू किए? सर हमने इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे। तो 10 लाख का 10% कितना होता है? सर 1 लाख का डिस्काउंट हो गया। तो चेक करो पहली एंट्री मैंने ठीक बनाई है क्या? पहली एंट्री में मैंने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 10 लाख के डिबेंचर। 10% डिस्काउंट पे बेचे तो कितने के बेचे? 9 लाख के। तो अब तुम देखो मेरे पास पैसे कितने आए? 9 लाख। डिस्काउंट का लॉस मुझे कितना हो गया? 1 लाख रुपए का। डिबेंचर मैंने कितने इशू किए थे? डिबेंचर मैंने इशू किए थे 10 लाख रुपए के। यहाँ पे लिखा है कंपनी जब रिडम्पशन करेगी तो कंपनी रिडम्पशन करेगी 5% प्रीमियम पर, वो भी 10 साल बाद। तो जब मुझे पेमेंट करनी है तो 10 लाख पे कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 50,000 रुपये। तो जो भी 50,000 मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो मेरा लॉस है, तो मैंने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर दिया और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर दिया। वही वाला पॉइंट जो मैं आपको स्टार्टिंग में 6 केसेस में समझाता रहेगा। तो अब मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? मेरा टोटल लॉस हो गया 1,50,000 रुपये का। ठीक है। लास्ट एंट्री देखो, मैं लास्ट एंट्री पहले समझा रहा हूँ। जो भी लॉस हमें क्वेश्चन में होता है, जो भी हमको लॉस होता है, उस लॉस को हम कहाँ से रिकवर करते हैं? सर जो भी लॉस होता है हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर करते हैं। तो देखो पहले तो मुझे कोशिश करनी है ये जो भी मेरे को लॉस हुआ है इसे मैं कहाँ से रिकवर करूँ? सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर ये लॉस रिकवर नहीं होगा सिक्योरिटी प्रीमियम से तो मैं इस लॉस को कहाँ से रिकवर करके दिखाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो हमने लास्ट एंट्री में इस वाले लॉस को राइट ऑफ करने की लास्ट एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर कोई बैलेंस क्वेश्चन में हो तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डालेंगे 1,50,000, बाकी का सारा लॉस रिकवर कर लिया। अब टीचर ने कहा है कि हम इंटरेस्ट देंगे 30 सितंबर को और 31 मार्च को। जुलाई में हमने डिबेंचर इशू किए और पहली बार हमें इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने। ठीक है। और बाद में 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस बार चांसेस हैं कि डिबेंचर वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें डेट का कोई कॉन्सेप्ट डला हुआ होगा, तो इसलिए मैंने सोचा तुमको रिकॉल कराऊं। जुलाई में इशू किए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। तो देखो भैया जी, अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं 14 लाख पर, 14 लाख पर 10 लाख पर 14% के हिसाब से, 10 लाख पर 14% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बैठेगा? मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालूंगा तो 1,40,000 रुपये बैठेगा। और मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? 3/12 का। समझे? तो 3/12 का इंटरेस्ट निकालूंगा तो 35,000 निकलेगा। देखो यहाँ पर मैंने 30 सितंबर को इंटरेस्ट कितना डेबिट कर दिया है? 35,000 का, 3 महीने का। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर इनकम टैक्स कितना डिडक्ट होगा? 10%। यानी जितना भी इंटरेस्ट देते हैं उस पर हमें गवर्नमेंट को 10% इनकम टैक्स पे करना है या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे करना है। तो कुछ भी वर्ड आ सकता है, इनकम टैक्स या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो 35,000 का 10% मैंने टीडीएस अकाउंट में डाल दिया।
और बाकी जो बचेगा वो मेरे को किसको पे करना है, डिवेंचर होल्डर को। नेक्स्ट एंट्री में मैंने 30 सितंबर को क्या किया, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर दिया। ये एंट्री मैंने 30 सितंबर को बनाई है 3 महीने इंटरेस्ट के साथ। अब 31 मार्च को जब आएगा तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो कितने महीने का कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा मैं 6 महीने का। कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो भैया जी यहाँ पे मैं 6/12 कर रहा हूँ। पूरे साल का इंटरेस्ट होता है 1,40,000, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना दूंगा। सर आधे साल का इंटरेस्ट देंगे 70,000। 10% का मैंने टीडीएस कट कर लिया, या इनकम टैक्स, कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो। बाकी पैसा मुझे किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को। नेक्स्ट एंट्री में मैंने डिवेंचर होल्डर को क्या किया, पेमेंट कर दिया। पूरे साल में मेरा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था, यहाँ पे 3,500 का टैक्स डिडक्ट हुआ था। मैं इसको पिंक कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि तुमको अलग से हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे कितना टैक्स डिडक्ट हुआ था, 7,000 का। तो जितना भी टैक्स है वो गवर्नमेंट को मैंने क्या किया, टीडीएस अकाउंट टू बैंक करके पेमेंट कर दिया, डन। बाद में जितना भी इंटरेस्ट दिया था 35,000 प्लस 70,000, पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट दिया उस इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करके दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इंटरेस्ट की सारी एंट्री कवर हैं। इसमें डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू भी है। इसके अलावा जो लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है वो भी कवर अप है। तो जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर लिए। ये तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में। पहला इशू रिडम्पशन की एंट्री, दूसरा इशू अदर देन कैश, तीसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। चौथे टॉपिक पर आते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये टॉपिक जो है 3 मार्क्स में आने के चांसेस हैं, इसके ज्यादा मार्क्स में आने के चांसेस नहीं। डन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने बैंक से लोन लिया है। बैंक से लोन लिया है कितने रुपए का, 5 लाख का। तो हम पहली एंट्री क्या बनाएंगे, सर हम पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने रुपए, 5 लाख रुपए। आगे लिखा है कि हमने डिबेंचर कितने कोलेट्रल सिक्योरिटी पे रखी है, यानी हमने 6 लाख के डिबेंचर सिक्योरिटी पे रख दिए, उनको गिरवी रखकर हमने बैंक से उधार लिया है। वैसे तो इसकी एंट्री बनती नहीं है, बट टीचर कह रहा है कि एंट्री बनाओ, तो हम एंट्री बनाकर दिखाएंगे, डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये मैंने एंट्री बना दी। कई बार टीचर कहता है कि बैलेंस शीट में भी लिख कर दिखाओ, तो देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर दिखा दिया कितने रुपए का लोन लिया है, 5 लाख का। नीचे मैंने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, यहाँ पे लोन कितना लिखा है मेरा, 5 लाख रुपए का। ठीक है, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी लिख के दिखा सकते हो, सिक्योर्ड बाई इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 6 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। या फिर उसे इस तरीके से प्रेजेंटेशन देकर भी दिखा सकते हो। सबसे पहले हमने दिखाया कि हमने 6 लाख के डिबेंचर इशू किए, फिर हमने उसको डिबेंचर सस्पेंस से क्या किया, उसका इफेक्ट जीरो कर दिया, और बाद में उसका बैलेंस यहाँ पे कितना हो गया, जीरो। डन, ऐसे जीरो हो गया। 5 लाख का लोन लिया, 6 लाख के डिबेंचर हमने इशू किए थे, बट वो गिरवी नहीं रख, वो हमने जस्ट गिरवी रखे हैं, यानी कि हमने बैंक को बेचे नहीं है, बैंक के पास एज ए कस्टडी रख दी है उसकी। तो इसलिए 6 लाख से 6 लाख का इफेक्ट जीरो हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, जीरो। 5 लाख रुपए हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो अगर एंट्री बनाने के लिए आएगी तो बस ये दो एंट्री बनानी है, और अगर ये कहता है कि आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देनी है तो ये बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देनी। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ में अभी आपको भेजूंगा ग्रुप पे, आप खुद भी रिवाइज कर सकते हो। ये केस स्टडीज हैं, आज और जल्दी जल्दी केस स्टडी रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। ये केस स्टडीज ले लेते हैं हम। भैया जी बताइए। भैया जो इंटर इंटरटोन डिबेंचर में तो दूसरा हमने इंटर दिया, वो एक बार समझा देंगे क्यों दिया इतना। इंटरेस्ट क्यों दिया इतना सारा। हाँ, दूसरी बार में पूरे टाटा इंटर समझा दूसरे साल का इंटरेस्ट नहीं दूसरी दिया। बार अब दिया। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने 1 जुलाई को डिबेंचर इशू किए, तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने का इंटरेस्ट होगा, 3 महीने का। तो यहाँ पर मैंने जो इंटरेस्ट निकाला था वो 3 महीने का निकाला था। यहाँ पर जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाया वो 3 महीने का कैलकुलेट करके दिखाया था, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का। 10 लाख का 14%, पूरे साल का 1,40,000 होता है, तो 3 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट होगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा हमारे पास कितना, 35,000। फिर 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा, 6 महीने का।
तो 35,000 प्लस 70,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,05,000 का। 9 महीने का इंटरेस्ट दिया है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? 9 मंथ्स। कोई भी इंटरेस्ट ज्यादा नहीं दिया। आइए चलिए फटाफट केस स्टडी लेते हैं। टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ बहुत सारा टाइम पास नहीं कर सकता। देखो ये केस स्टडी है, सैंपल पेपर में गिवन है, एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। 60,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का एक है। तो 60,000 इंटू 100 कितना होता है? 60 लाख। 5% डिस्काउंट पर बेचे, 60 लाख का 5% होता है 3 लाख का डिस्काउंट। तो देखो पहली एंट्री मैंने ठीक बनाई है क्या? मैंने 60 लाख के डिबेंचर 3 लाख के डिस्काउंट पे बेचे, तो कितने के बेचे? 57 लाख के। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया? 57 लाख रुपीज। डन। 3 लाख रुपए का मेरे पास क्या हो गया? 3 लाख रुपए का मेरे पास डिस्काउंट का लॉस हो गया। डन। यहाँ पे 3 लाख का मेरा लॉस हो गया डिस्काउंट का। और डिबेंचर मैंने कितने इशू किए थे? डिबेंचर मैंने इशू किए थे 60 लाख के। उसमें लिखा हुआ है जब रिडीम करेंगे तो 10% प्रीमियम पे करेंगे। जब भी रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम हो तो दो लाइन अलग से जोड़ देते हैं, लॉस ऑन इश्यू, और नीचे क्या लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डन। अब मेरे को टोटल लॉस कितना हुआ? 9 लाख। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना गिवन है? सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है 8 लाख रुपए। और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है ये पहले से लॉस है, ये पहले से लॉस है, ये मेरे पास कोई पैसा नहीं रखा उल्टा, ये तो मेरे पास लॉस रखा है। तो 8 लाख रखे हैं। तो मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया पीछे, कि जो भी 9 लाख का लॉस हुआ है उस लॉस को सबसे पहले कहाँ से रिकवर करेंगे? सर जो भी 9 लाख रुपए का लॉस हुआ है उस लॉस को सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर करेंगे। तो मैंने 8 लाख रिकवर कर लिए। जो बचा हुआ लॉस है वो मैं कहाँ से रिकवर करूंगा? सर पी एंड एल अकाउंट से। तो मैंने बचे हुए लॉस को कहाँ डाल दिया? पी एंड एल से। अब इसमें जो पहला एमसीक्यू है वो पढ़ो। इसमें लिखा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ। जो भी आपको लॉस हुआ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना रिकवर करेंगे और पीएनएल से कितना रिकवर करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से 8 लाख और पीएनएल से कितना करेंगे? 1 लाख। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आइए। लीजिए दूसरा एमसीक्यू। यहाँ पे लिखा है कि लॉस को जो राइट ऑफ है, राइट ऑफ करने के बाद ये बताओ कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका बैलेंस कितना बचेगा। देखो ये 1 लाख का लॉस मेरे पास है, ये 1 लाख का लॉस है जो मैंने ट्रांसफर किया था, जो इससे हाईलाइट किया पिंक से। और क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में मुझे ऑलरेडी कितना लॉस दिया हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में मुझे ऑलरेडी लॉस दिया हुआ है 5 लाख का। 5 लाख का लॉस वो, 1 लाख का लॉस ये, तो मैं 6 लाख का डेबिट बैलेंस हो जाएगा किसमें? पी एंड एल अकाउंट में। डन। 6 लाख का पी एंड एल अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो जाएगा। लो जी नेक्स्ट एमसीक्यू पे आइए। क्वेश्चन में लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आप बैलेंस, जो भी बैलेंस होगा वो फर्स्ट ईयर में कितना शो करोगे? भाई देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेरे पास कितना है, देखो यहाँ पे। सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे पास है 6 लाख का। और यहाँ पे देखो डिबेंचर का पैसा कितने साल में लौटाना है? सर हमें लौटाना है पैसा 5 साल में। कोई भी पैसा अगर आपको 5 साल में लौटाना है, 1 साल के बाद लौटाना है, तो वो आपकी कौन सी लाइबिलिटी होगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 लाख रुपीज मेरा लॉस है, और ये मेरा कौन सा लॉस है? नॉन करंट लाइबिलिटी है। डन। चलो जल्दी से एक और केस स्टडी कराता हूँ। ये जो केस स्टडी है वो इसके जैसी सेम टू कॉपी है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सीधा केस स्टडी नंबर 3 पर आ रहा हूँ। ये केस स्टडी नंबर 3 पर आ गया भैया जी। लीजिए यहाँ पे पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सर 50,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, ठीक है। कितने परसेंट प्रीमियम पर इशू किए? सर 5% प्रीमियम पर इशू किए। सर 50 लाख पर 5% प्रीमियम यानी 2.5 लाख का प्रीमियम मिला। तो देखो पहली एंट्री में मुझे टोटल पब्लिक से कितने पैसे मिले? सर 52,50,000 मिले। 52,50,000 मिले, जिसमें से 50 लाख रुपए के तो मेरे क्या थे? डिवेंचर। और 2,50,000 का मुझे क्या मिल गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। जब रिडम्पशन करना है तो कितने प्रीमियम पर करना है? सर रिडम्पशन करना है 3 साल में, और रिडम्पशन के टाइम पर मुझे जो है 10% प्रीमियम देना है। तो 50 लाख का 10% में कितने पैसे एक्स्ट्रा दूंगा? सर 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे। जो भी मैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा वो मेरा फायदा है या नुकसान है? ये मेरा नुकसान है। तो ये जो मेरा 5 लाख रुपए का लॉस है, सबसे पहले मैं इसे कहाँ से रिकवर करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस दिया हुआ है? यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस दिया हुआ है 80,000 का, क्वेश्चन में पहले से बैलेंस है।
और क्वेश्चन में P&L का कितना बैलेंस दिया हुआ है, 1,50,000 रुपये का। डन। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस रखा है 80,000। 2.5 लाख का प्रीमियम मुझे यहाँ भी मिल गया, ये मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, देखो 2.5 लाख का प्रीमियम ये रहा, 80,000 का प्रीमियम ये रहा, तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया सर, 3,30,000। तो देखो मैंने 3,30,000 सबसे पहले कहाँ से रिकवर किए, लॉस के सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब कितना लॉस बचा, 1,70,000 का, उस लॉस को मैं कहाँ से रिकवर करूंगा, उस लॉस को मैं रिकवर करूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L से कितना लॉस रिकवर किया है, 1,70,000। डन। अब देखो यहाँ पे P&L में पहले कितने पैसे रखे थे, 150। लॉस कितना ट्रांसफर हो गया, 1,70,000 का। तो अब बताओ P&L का डेबिट बैलेंस कितना होगा, 150 प्लस बैलेंस था, यहाँ पे 170 मैंने ट्रांसफर कर दिए, तो P&L का नेगेटिव बैलेंस कितना होगा, 20,000 रुपये। डन। इसने पूछा है लॉस को कितना सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे, देखो 3,30,000 रुपये, और P&L से कितना रिकवर करेंगे, 170, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। 3,30,000 रुपये रिकवर कर लिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से, और 1,70,000 रुपये कहाँ से रिकवर कर दिए हम लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब टीचर ने पूछा है ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये कितना दे रखा है, 5 लाख। पैसे कितने साल में लौटाने हैं सर, 3 साल में। तो बताओ क्वेश्चन में जो 5 लाख रुपए हैं वो कौन सी लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। डन। आओ एक और क्वेश्चन देखो जरा, ये बहुत पॉपुलर MCQ है, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ डिस्कस करता चलूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है। डन। 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, कितने प्रीमियम पर इशू किए ये नहीं दिया हुआ, 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो देखो भैया जी 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया ये। तो भैया जी मेरे को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस कितना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस कितना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस है। डन। अब इस लॉस को सबसे पहले हम कहाँ से रिकवर करते हैं सर, पहले हम रिकवर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। अच्छा वहां से जितना रिकवर हो जाएगा उसमें से बचा हुआ हम कहाँ से रिकवर करेंगे, बचा हुआ लॉस कहाँ से रिकवर करेंगे सर, बचा हुआ लॉस रिकवर करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। लो भैया जी अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसने कहा है कि 40,000 रुपए का ऐसा लॉस है जो हम लोगों ने P&L से राइट ऑफ किया है, किससे राइट ऑफ किया है, P&L से। भैया 40,000 का लॉस आपने P&L से राइट ऑफ किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40,000 का लॉस P&L से। टोटल लॉस हुआ 1 लाख का, टोटल लॉस हुआ मुझे 1 लाख रुपए का, 40,000 रुपए का लॉस मैंने रिकवर कर लिया P&L से। तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लॉस रिकवर किया होगा सर, डिफरेंस बच गया 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये का लॉस मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर किया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा इस क्वेश्चन में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कितने रुपए का है सर, मेरा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 60,000 का है। और किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालना हो तो अपॉन में डिबेंचर की टोटल वैल्यू रख दो, टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपए। ठीक है, इंटू 100 करोगे तो इसका मतलब ये है कि मेरे को 60,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, यानी 6% प्रीमियम पर हमने डिबेंचर इशू की। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, 6%। डन। तो देखो मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिवाइज करा दिए, और ये PDF भी मैं अभी तुम लोगों को शेयर कर दूंगा।